I myself Shivam Gupta, once again all of you welcome to my YouTube channel Dayat Academy. We had discussed about the origin of tense and voice in the previous demo class video. In this video we will be discussing about some basic terminology of English language, types of sentences on the basis of construction, finite verb, non-finite verb, clause and some other basic information. So all of you without a further go, let's get started. चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। ऐसे क्वेश्चन किया व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन किया व्हाट इज लैंग्वेज, आंसर आया लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स और साइंस दैट पीपल यूज टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू ईच अदर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन भाषा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक और दूसरों के विचारों को अपने तक पहुंचा सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है लेटर्स। क्या होते हैं लेटर्स? द सिंबल्स ऑफ साउंड्स आर कॉल्ड लेटर्स, यानी ध्वनि के संकेतों को अक्षर कहा जाता है। एक वर्ड होता है आपका अल्फाबेट। द अरेंज्ड फॉर्म ऑफ लेटर इज नोन एज अल्फाबेट, यानी अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन ए अल्फाबेट। फर्स्ट इज वोवेल एंड अदर इज कॉन्सोनेंट। व्हाट इज वोवेल एंड व्हाट इज कॉन्सोनेंट? Vowels are pronounced on itself while consonants are pronounced with the help of vowels. यानी वोवेल स्वतः उच्चारित किए जाते हैं जबकि जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो वोवेल की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ लिखा लेटर्स, यहाँ लिखा प्रोनाउंस। जहाँ हम ए को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ए, यानी ए का प्रोनाउंसिएशन स्वतः ही हो जाता है। ए के प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य लेटर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जहाँ हम बी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बी का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं? बी, तो बी के प्रोनाउंसिएशन में ई का भी प्रोनाउंसिएशन हो जाता है, यानी बी का प्रोनाउंसिएशन ई की सहायता से होता है। जहाँ हम एफ का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो कैसे होता है? एफ, यानी एफ का प्रोनाउंसिएशन ए की सहायता से होता है, यानी एफ के प्रोनाउंसिएशन में ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, अर्थात एफ का प्रोनाउंसिएशन ए की सहायता से होता है। जबकि हम ई का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो कैसा होता है? ई, यानी ई का प्रोनाउंसिएशन स्वतः होता है, ई की प्रोनाउंसिएशन में किसी अन्य लेटर की सहायता नहीं होती है। आप लोग समझ गए होंगे कि जब हम वोवेल का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो वोवेल का प्रोनाउंसिएशन स्वतः हो जाता है, जबकि हम जब कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं तो कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन वोवेल की सहायता से होता है। एक आपका वर्ड होता है मॉर्फीम। क्या होता है मॉर्फीम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट अ वर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 1, 2 और मोर पार्ट, यानी किसी भी मीनिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो मॉर्फीम होती है, जो किसी वर्ड को 1, 2 या अधिक भागों में बांटती है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। जब भी आप डिक्शनरी में देखोगे आपको लाइक एक बार में लिखा हुआ मिलेगा, तो कितने मॉर्फीम का हो जाएगा? 1 मॉर्फीम का। जब आप अनहैप्पी को देखोगे तो अनहैप्पी 2 बार में लिखा हुआ मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो ये कितने मॉर्फीम का हो जाएगा? 2 मॉर्फीम का हो जाएगा। जब आप अनब्रेकेबल को देखोगे तो कितनी बार में लिखा मिलेगा? 3 बार में। तो कितने मॉर्फीम का हो जाएगा? ये 3 मॉर्फीम का वर्ड हो जाएगा। इस प्रकार हमने समझ लिया वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होते हैं। जो हमारा वर्ड एक कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है, कॉन प्लस सुनेर। कॉन का अर्थ होता है टुगेदर, सुनेर का अर्थ होता है साउंड, यानी एक साथ बोले जाने वाले साउंड। आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम कॉन्सोनेंट कैसे पढ़ा।
आइए अब बात करते हैं वर्ड के बारे में। क्या होता है वर्ड? अ लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। यानी एक अक्षर या अक्षरों का समूह जो पूर्ण अर्थ देता है, क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसे लिखा GOD, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या ये कंप्लीट अर्थ देता है? क्या ये कंप्लीट सेंस देता है? पूर्ण अर्थ बनाता है? हाँ, ये पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या है इसका मतलब? ईश्वर। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ड। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे BAG, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या ये पूर्ण अर्थ देता है? क्या ये कंप्लीट सेंस बनाता है? हाँ, ये कंप्लीट सेंस बनाता है। क्या है इसका मतलब? थैला। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे SCHOOL, ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ये भी पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या इसका मतलब? विद्यालय। तो ये भी क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। यदि ऐसे लिखा होता GBAODG, तो ये क्या होते? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं। क्या ये पूर्ण अर्थ बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? केवल ग्रुप ऑफ लेटर होंगे, ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे। ये वर्ड नहीं होंगे, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होंगे। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अभी आ रहा होगा कि मैंने अभी बोला था कि एक लेटर या एक से अधिक लेटर जो पूर्ण अर्थ बनाते हैं क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या एक लेटर वाला पूर्ण अर्थ बना सकता है? क्या एक लेटर कंप्लीट सेंस दे सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, एक लेटर भी पूर्ण अर्थ बना सकता है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे यहाँ लिखा I comes after A in alphabet। एक दूसरा लिया यहाँ पे I bought a book yesterday। ठीक है, यहाँ आई और ए को किस सेंस में लिया गया है? यहाँ आई और ए केवल आई लेटर के सेंस में लिया गया आई को, और ए को केवल ए लेटर के सेंस में लिया गया। क्या है इसका अर्थ? अल्फाबेट में आई ए के बाद आता है। तो यहाँ आई और ए का क्या कोई और अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। केवल आई को आई लेटर के सेंस में लिया गया है और ए को ए लेटर के सेंस में लिया गया है। तो यहाँ आई और ए क्या होंगे? लेटर होंगे आपके। जबकि यहाँ इसका अर्थ क्या है? आई बॉट अ बुक एस्टरडे, यानी कल मैंने एक किताब खरीदी थी। यहाँ आई का क्या अर्थ है? क्या अर्थ बनाता है आई? मैं। जबकि ए का क्या अर्थ है यहाँ पे? एक। तो यहाँ आई और ए आप देख रहे होगे कंप्लीट अर्थ बना रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे आई और ए? यहाँ पे वर्ड हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लेटर भी पूर्ण अर्थ बना सकता है। हमने वर्ड के बारे में जान लिया है। आइए अब बात करते हैं सेंटेंस के बारे में। क्या होता है सेंटेंस? अ वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी एक शब्द या शब्दों का समूह जो पूर्ण अर्थ बनाता है वाक्य कहलाता है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आइए इसको भी कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मोहन हेल्प्स द पुअर। दूसरा लिया यहाँ पे आर यू डूइंग दिस वर्क। तीसरा लिया प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। चौथा लिया
हुर्रा, वी हैव won the मैच। यहाँ पे लिया मे गॉड एवरीवन प्रॉस्पर। देखिए आज की क्लास से आपको प्रिंटेड पीडीएफ नोट्स दी जाएगी जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ना रहे। उसमें सारी डेफिनेशन, सारी चीजें व्यवस्थित रूप से दी गई हैं। यहाँ ये दिया है जैसे कि क्या है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स, ये क्या पूर्ण अर्थ बनाता है, ये कंप्लीट सेंस देता है। हाँ ये कंप्लीट सेंस देता है। क्या है इसका मतलब, मोहन गरीबों की मदद करता है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या है, ये भी है ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या ये भी पूर्ण अर्थ बनाता है? हाँ ये भी पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या है इसका मतलब, क्या आप इस काम को कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या है, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ये पूर्ण अर्थ बनाता है? हाँ ये भी पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या इसका मतलब, कृपया इस प्रश्न को हल कीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या है, ये भी है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ये पूर्ण अर्थ बनाता है? हाँ ये पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या है इसका मतलब, आहा हमने मैच जीत लिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या है, ये भी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या ये पूर्ण अर्थ बनाता है? हाँ ये भी पूर्ण अर्थ बनाता है। क्या है इसका मतलब, ईश्वर सभी को समृद्ध करे। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक वर्ड का सेंटेंस कैसे हो सकता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस में बोलते हैं गो, तो उसका अर्थ होता है चले जाओ, या बोला कम, इसका मतलब होता है आ जाओ, या बोल देते हैं शूट, तो इसका मतलब क्या होता है, मार दो। तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड से भी हम सेंटेंस को बोल लेते हैं। जब हम इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों को और ज्यादा क्लियर करेंगे। अब हमने यहाँ पे 5 ही सेंटेंस क्यों लिखे हैं, उसके पीछे एक वजह है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। इनको हम डिटेल में जब टाइम और टेंस पढ़ रहे होंगे वहां समझाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इनसे इंट्रोड्यूस करा दे रहे हैं, क्योंकि जब हम टाइम और टेंस में इनको पढ़ाएंगे तो ऐसा ना हो ये चीजें आपके लिए अननोन रहे। हालांकि कुछ लोग इसको जानते भी होंगे, तब भी इसको एक बार रिकॉल जरूर करा देते हैं। ठीक है, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। ये जो असर्टिव सेंटेंस है, ये वर्ड असर्ट से मिलके बना है। इसका अर्थ होता है निश्चित करना। इस वाक्य में हम चीजों को निश्चित करते हैं, और ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका अफर्मेटिव, और दूसरा होता है आपका निगेटिव। जो आपका अफर्मेटिव है, ये वर्ड अफर्म से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना, यानी इसमें हम स्वीकार करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन हेल्प्स द पुअर, यानी मोहन गरीबों की मदद करता है। तो इसमें हमने स्वीकार किया कि मोहन गरीबों की मदद करता है। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। दूसरा होता है निगेटिव। ये वर्ड निगेट से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है स्वीकार करना या नकारना। इसमें हम चीजों को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं या नकारते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा होता मोहन डज नॉट हेल्प द पुअर, तो क्या हो जाता है, इसका मतलब मोहन गरीबों की मदद नहीं करता है। तो चीजों को हमने इसमें अस्वीकार कर दिया या नकार दिया। ये जो दूसरा वाला लिखा है, ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये वर्ड इंट्रोगेट से मिलके बना है। इसका अर्थ होता है प्रश्न पूछना। ये भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। ये क्या है, चीजों को हम इस तरीके से इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको इनका ओरिजिन भी पता रहे, जिससे आप इन चीजों को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें। सिंगल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आर यू डूइंग दिस वर्क, क्या आप इस कार्य को कर रहे हैं, इसका अर्थ है हुआ। तो इसका आंसर क्या हम यस और नो में दे सकते हैं? हाँ, इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। यदि हम कार्य कर रहे होंगे तो कह देंगे यस, यदि नहीं कर रहे होंगे तो कह देंगे नो। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका सिंगल इंट्रोगेटिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव। वो इंट्रोगेटिव जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाते हैं, उसका आंसर देने के लिए हमें मोर देन 1 वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। वो कौन सा होता है आपका डबल इंट्रोगेटिव होता है।
जो डबल इंट्रोगेटिव होता है वो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। देयर आर 13 इंट्रोगेटिव वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 13 प्रकार के इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं। इनको भी जब हम टाइम और टेंस पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे इनको डिटेल में समझाएंगे, किस इंट्रोगेटिव वर्ड का क्या क्या फंक्शन होगा, वहाँ पे ये सारी चीजें भी जान लेंगे। अभी हम चीजों से क्या हो रहे हैं, इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तीसरा होता है आपका इम्परेटिव, PERATIV, इम्परेटिव। इसमें क्या होता है, इसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, फॉरवर्डिंग जैसे भावों को दर्शाते हैं। इन भावों को दर्शाने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है, वर्ड इम्परेटिव से बना है, इसका अर्थ होता है आवश्यक या महत्वपूर्ण। जब हम इन सेंटेंसों को बोल रहे होते हैं तो हमें अटेंशन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा आपका है एक्सक्लेमेटरी। जो चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये आपका वर्ड एक्सक्लेम से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है अचानक बोल पड़ना या चिल्ला पड़ना। जब भी हम किसी प्रकार की फीलिंग से भरे होते हैं तो हम अचानक से जो कुछ भी बोल देते हैं वो सारा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। इसको भी हम जब टाइम टेंस पढ़ रहे होंगे वहाँ पे खूब डिटेल में जानेंगे, अभी केवल चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो एक्सक्लेमेटरी हो गया। पांचवा है आपका ऑप्टेटिव। ये वर्ड ऑप्ट से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है इच्छा करना। जब हम किसी के लिए इच्छा करते हैं, जैसे भगवान किसी का अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए, तो ऐसे भावों को हम दर्शाने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का सहारा लेते हैं। ये 5 प्रकार के सेंटेंस देखे हमने अर्थ के आधार पर, लेकिन अभी हमें इनको नहीं पढ़ना है। अभी हम पढ़ेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी संरचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। नंबर पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी क्या होता है, मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब। अब हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो बाद में जानेंगे। इससे पहले हमको जानना है कि ये फाइनाइट वर्ब क्या होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट इज फाइनाइट वर्ब एंड अदर इज इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब को हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है आपका फाइनाइट वर्ब एंड इनफाइनाइट वर्ब। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इनको भी कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ लिखा है, सोहन helps the poor to get satisfaction। यहाँ दूसरा लिखा है, you help the poor to get सेटिस्फैक्शन। तीसरा जैसे लिखा, वी आर हेल्पिंग द पुअर टू गेट सेटिस्फैक्शन। चौथा लिखा, you help the poor to get satisfaction। अब यहाँ पे आपको 2 प्रकार की वर्ब्स दिख रही होंगी।
पहला आपका जो वर्ब दिख रहा है आपको हेल्प, दूसरी जो वर्ब आपको दिख रही है वो होगा आपका गेट। इसमें भी आपको कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। जो हमारी वर्ब हेल्प है इस पर वाक्य सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ रहा है, यानी ये वाक्य सब्जेक्ट और टेंस द्वारा लिमिटेड है या सीमित है। दूसरी जो वर्ब गेट है ये वाक्य सब्जेक्ट या टेंस द्वारा लिमिटेड या सीमित नहीं है, यानी इस पर वाक्य सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी वर्ब जिन पर वाक्य सब्जेक्ट और टेंस का प्रभाव पड़ता है, यानी जो वर्ब वाक्य सब्जेक्ट या टेंस द्वारा प्रभावित या सीमित रहती हैं, वो होती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब। जबकि ऐसी वर्ब जिन पर वाक्य सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी वाक्य सब्जेक्ट या टेंस द्वारा प्रभावित या सीमित नहीं रहती हैं, वो होती हैं आपकी इनफाइनाइट वर्ब, जिसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। द वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय द सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब, व्हाइल द वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड बाय सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस और कॉल्ड ए इनफाइनाइट वर्ब। ये रही आपकी फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अब हम बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के बारे में। जैसे यदि ऐसे लिखा होता, दो सेंटेंस लिखे होते हैं, द हंटर saw the lion, दूसरा लिखा होता he ran away with fear, यानी शिकारी ने शेर को देखा और डर की वजह से भाग गया। इसका अर्थ ये हुआ, जब हम दो सेंटेंस को नॉन फाइनाइट वर्ब की सहायता से जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं अभी हम देखते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट सेम है तो एक सब्जेक्ट को हम क्या करा देंगे, ड्रॉप करा देंगे। कैसे बनाएंगे, सीइंग द लाइन द हंटर ran away with fear, यानी शेर को देखते ही वह शिकारी डर की वजह से भाग गया। अब सब्जेक्ट सेम नहीं होते तो फिर कैसे बनाते, तो फिर हमें दोनों सब्जेक्टों को लेना पड़ता है। जैसे यदि ऐसे होता, इट वॉज संडे, दूसरा होता वी डिड नॉट गो टू स्कूल। यदि ऐसे होता तो इसको कैसे बनाते, क्या इसको ऐसे बना पाते, बीइंग संडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, यानी इसका अर्थ फिर पता क्या हो जाता है, हम संडे होने के कारण स्कूल नहीं गए। हमको खुद को संडे नहीं बनाना है, संडे को संडे ही रहना है, इसलिए यहाँ क्या कर देंगे, इट को लगा देंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट को ड्रॉप नहीं करा पा रहे हैं, इसको हम ऐसे बना लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, इनफाइनाइट वर्ब, ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब, ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट वर्ब और ये हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। हमने देख लिया है कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, इनफाइनाइट वर्ब क्या होती हैं। आइए अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी की। Non-finite verb uses as noun, adjective and adverb in a sentence. It do not function as a verb. यानी नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करती है, जबकि कभी भी नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। जैसे लिखा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज।
यहाँ स्विमिंग क्या है, आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि इस पर वाक्य सब्जेक्ट और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये किस रूप में प्रयोग हुई है वाक्य में? नाउन के रूप में। तो हमने नॉन फाइनाइट वर्ब को नाउन के रूप में प्रयोग होते हुए देख लिया। अब हम बात करें कैसे एडजेक्टिव के रूप में और कैसे एडवर्ब के रूप में कार्य करती है। जैसे यहाँ लिखा रनिंग डॉग इज वाइट। तो यहाँ रनिंग क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये किसके बारे में बता रही है? डॉग के बारे में बता रही है। डॉग क्या है? यहाँ पे नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो कौन होता है? एडजेक्टिव होता है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें आपको वहां पे अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रही है। हम बात करेंगे कि ये एडवर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है ही went to play। ठीक है, तो यहाँ प्ले क्या है? आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये किस रूप में प्रयोग हुई है? आपकी एडवर्ब के रूप में। कैसे? अभी जान लेते हैं। यहाँ वेंट क्या है? वर्ब है। प्ले किसके बारे में बता रहा है? वेंट के बारे में बता रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जो वर्ब के बारे में बताता है वो कौन हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो हमने देख लिया कैसे नॉन फाइनाइट वर्ब एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब आपकी 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। कौन कौन सी? पहला होता है आपका इन्फिनेटिव, जब 2 + V1 नाउन का कार्य करे तब होता है इन्फिनेटिव, और ये वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब जीरंड, जब V1 + ing नाउन का कार्य करे तब वो होता है आपका जीरंड। ये भी आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में प्रयोग हो सकता है। तीसरी नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? पार्टिसिपल। पार्टिसिपल ये 3 प्रकार का होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये किस रूप में प्रयोग होता है? V1 + ing के रूप में। ये किस रूप में होता है? वर्ब की 3rd फॉर्म के रूप में। ये किस रूप में होता है? हैविंग + V3 के रूप में। इनको और ज़्यादा डिक्लेयर जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे इनको और डिटेल में समझाएंगे। अभी क्या है, चीज़ों से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जब हम इनको ये चीज़ें कराएंगे तो आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये चीज़ें आपके लिए अननोन है। सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, बस उनका यूजेज करना रह जाएगा। तो वहाँ पे उनके सारे यूजेज करा देंगे। एक आपको सीट दे दी जाएगी जिससे चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में। क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस? द सेंटेंस दैट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड ए सिंपल सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। आइए इसको भी कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ऐसे लिख दें, ही प्लेज क्रिकेट। वह मैच खेलता है। तो यहाँ पे केवल एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। यदि ऐसे लिखा होता आर यू डूइंग दिस वर्क, तो यहाँ भी देखो केवल एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। यदि हम ऐसे लिख दें, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसमें भी
आपकी एक फाइनाइट वर्ब है, ये भी क्या होगा आपका सिंपल सेंटेंस होगा। यदि हम ऐसे लिख दें बीइंग हंग्री द beggar stole a piece of bread, यानी भूखा होने के कारण उस भिखारी ने ब्रेड का एक पीस चुरा लिया, इसका अर्थ ये हो जाता। तो ये आपका जो बीइंग है ये आपकी है इनफाइनाइट वर्ब, जबकि यहाँ पे जो स्टॉल है ये हो जाएगी आपकी फाइनाइट वर्ब। तो इसमें भी केवल एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये भी क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। यदि ऐसे लिख दें इसको, द सन हैविंग राइजन फॉग डिस्पर्स्ड, यानी जैसे ही सूर्योदय हुआ आपका जो कोहरा था वो छट गया, इसका अर्थ ये हो जाता। तो ये जो हैविंग राइजन है ये आपकी है इनफाइनाइट वर्ब, जो डिस्पर्स्ड है ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। इन सारे सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे आपके। आइए अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। इसमें भी मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं, इसमें भी मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब होती हैं। फिर इनके बीच विभाजन का आधार क्या है, आइए इसको जानने के लिए हम जानते हैं सबसे पहले क्लॉज। पहले हम क्लॉज के बारे में जानेंगे, जैसे ही हम क्लॉज के बारे में जान जाएंगे हमें इनके बीच अंतर भी पता चल जाएगा क्या होता है। तो आइए बात करते हैं क्लॉज के बारे में। क्या होता है क्लॉज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड इट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड ए क्लॉज, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो और वह सेंटेंस का एक भाग हो, क्या कहलाता है? वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉज इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 3 प्रकार की क्लॉज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला होता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, इसको बोलते हैं प्रधान उपवाक्य, इसको बोलते हैं अधीनस्थ उपवाक्य, इसको बोलते हैं समानपदी उपवाक्य। इन सारी क्लॉज के नाम में ही उनका अर्थ छुपा है, अभी हम समझा देंगे कैसे। आइए बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। सो इनको समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की आवश्यकता होगी, तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा इफ द डॉक्टर comes here the officer will honor him। क्या आपका सेंटेंस है? यहां देखो, एक यहां सब्जेक्ट रहा ये, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी होती है वो प्रेडिकेट होता है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लॉज हो जाएगा। यहां भी ये सब्जेक्ट रहा,
सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी वो प्रेडिकेट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगी, एक क्लॉज हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो दो क्लॉज दी गई हैं, ये जो दो क्लॉज दी गई हैं, तो इनमें भी कुछ अंतर है। कैसे? जब मैंने बोला इफ द डॉक्टर कम्स हियर, यानी यदि डॉक्टर यहाँ आएगा, इसका अर्थ ये है। इसको मैंने जैसे दोबारा बोला, यदि डॉक्टर यहाँ आएगा, इसको मैं कितनी ही बार क्यों ना बोलूं, तो जो सामने खड़ा होगा कोई व्यक्ति, वो पूछ ही लेगा कि जब डॉक्टर आएगा तो क्या होगा। यानी इस वाली क्लॉज का अर्थ पूरा नहीं है, इस वाली क्लॉज का अर्थ पूरा नहीं है। और ऐसी क्लॉज जिसका अर्थ पूरा नहीं होता है उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं उसको हम। जब हमने बोला द ऑफिसर विल ऑनर हिम, यानी वह अधिकारी उसका सम्मान करेगा, इसका अर्थ ये हुआ। तो इसका तो अर्थ पूरा है, सामने जो व्यक्ति खड़ा होगा वो समझ जाएगा कि ये पूरा वाक्य है। तो जिस क्लॉज का अर्थ पूरा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है और प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है। द क्लॉज दैट हैज इट्स ओन कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ए आपकी प्रिंसिपल क्लॉज, while the clause that has not its own complete sense in itself and it is depend on principal clause for its complete meaning is called a subordinate clause। यानी ऐसी क्लॉज जिसका अपना पूरा अर्थ नहीं होता है, उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ता है। कौन सी क्लॉज कहलाती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज चूंकि डिपेंड रहती है प्रिंसिपल क्लॉज पर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज। इसका एक नाम ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इसका भी अन्य नाम होते हैं, इसका एक नाम होता है आपका मेन क्लॉज, इसको एक हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती हैं। आइए अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। इसको भी समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ ऐसे लिखा होता, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं प्रिंसिपल क्लॉज और आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज के, वो मैंने सीट में दे रखे हैं। आप सीट को डाउनलोड कर लीजिए, आप उसमें देखोगे सारी चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से दी गई हैं उसमें। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। क्या होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ ऐसे लिखा होता, द बॉय वेंट टू दिल्ली, और यहाँ से यहाँ लिख देते एंड ही सॉ द रेड फोर्ट। ये भी क्या हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ देखो ये एक क्लॉज हो गई, ये भी एक क्लॉज हो गई, ये पूरा क्या हो गया आपका सेंटेंस। यानी क्लॉज है, क्लॉज का अपना खुद का सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट रहा, और ये सेंटेंस का क्या है, एक पार्ट है, इसलिए क्लॉज हो गई। ये भी एक सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये भी क्या होगी, क्लॉज होगी। पूरा मिलके क्या हो जाएगा आपका, सेंटेंस हो जाएगा। उसी तरीके से ये है, जैसे मैंने बोला द बॉय, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी जानकारी होगी प्रेडिकेट हो जाएगी। ये क्या होगी आपकी, क्लॉज होगी। ये आपका कंजक्शन है, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लॉज हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है, द बॉय वेंट टू दिल्ली, यानी वह लड़का दिल्ली गया, एंड ही सॉ द रेड फोर्ट, और उसने लाल किला देखा। इसका अर्थ ये हो गया। जब मैंने ये बोला द बॉय वेंट टू दिल्ली, यानी वह लड़का दिल्ली गया, तो इसका तो अर्थ पूरा है। तो ये कौन सी क्लॉज हो जाएगी, जिस क्लॉज का पूरा अर्थ होता है वो होती है आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। इसको हम लोग मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं। अब जैसे ये लिखा है ही सॉ द रेड फोर्ट, तो इसका अर्थ क्या है, उसने लाल किला देखा, तो इसका भी अर्थ पूरा है। तो ये भी प्रिंसिपल क्लॉज होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो पाएगी।
उसके पीछे की वजह ये है, जब वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज आ जाती हैं, उसके बाद आने वाली सारी ऐसी क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज के समान होती हैं, वो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज ना होके कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। ये क्या हो जाएगी? आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। आप देख रहे होंगे एक क्लॉज भी प्रिंसिपल क्लॉज के समान है, इसलिए इसका नाम है समानपदी उपवाक्य। तो आप समझ गए होंगे जो क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के समान होती है वो भी आपकी होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमने यहाँ देखा कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल्स लेंगे, इसे लिखा you when I reached Delhi and when I, इसको नहीं लिखना था इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। when I saw my friends there I became very happy। ये पूरा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? व्हेन आई रीच दिल्ली, जब मैं दिल्ली पहुंचा। फिर इसके बाद एंड व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड्स देयर, जब मैंने वहां अपने दोस्तों को देखा। फिर यहाँ क्या लिखा? आई बिकेम वेरी हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हुआ। तो जब मैंने ये बोला व्हेन आई रीच दिल्ली, यानी जब मैं दिल्ली पहुंचा, तो क्या इसका अर्थ पूरा है? इसका अर्थ जानने के लिए हमें आगे के वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा, तभी तो जान पाएंगे। यानी इसका अर्थ पूरा नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा आपका प्रेडिकेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी ये आपकी। ये कंजंक्शन रहा, एक कंजंक्शन रहा, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका प्रेडिकेट, ये पूरी क्लॉज हो जाएगी। इसका अर्थ क्या है? व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड दिया, जब मैंने वहां अपने दोस्तों को देखा। क्या इसका भी अर्थ पूरा है? नहीं है। इसको भी होना चाहिए था सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होगी। जब भी वाक्य में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है, उसके बाद आने वाली सारी ऐसी क्लॉज हैं जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज के समान होती हैं, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज ना होके कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपकी? कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, नेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, ऐसे लिख दिया इसको। और इसका अर्थ क्या है? आई बिकेम वेरी हैप्पी, यानी मैं बहुत खुश हुआ। तो एक क्या रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट, ये क्लॉज हो गई। और इस क्लॉज का तो अर्थ पूरा है, इसलिए कौन सी क्लॉज हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल क्लॉज। ये हो जाएगी प्रिंसिपल क्लॉज। ये पूरा क्या हो जाएगा? आपका सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने जान लिया है कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में, जान लिया कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। लेकिन क्वेश्चन अभी भी फंसा हुआ ये है कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब and there is one principal clause and all the others are coordinate clause of principal clause is called a compound sentence। यानी ऐसा वाक्य जिसमें मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब हो और इसमें एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी की सारी जो क्लॉज हैं वो आपकी कौन सी होनी चाहिए? कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी वो भी एक प्रकार की प्रिंसिपल क्लॉज ही तो हो गई। एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि एक वाक्य में जितनी भी क्लॉज होती हैं उतनी ही उसमें फाइनाइट वर्ब होती हैं। यानी जितनी क्लॉज होंगी, 2 क्लॉज होंगी तो 2 फाइनाइट वर्ब, 3 क्लॉज होंगी तो 3 फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब एंड देयर इज 1 प्रिंसिपल क्लॉज एंड ऑल द अदर्स आर सबऑर्डिनेट क्लॉज इंक्लूड
कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिसमें मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब हो, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और बाकी की सारी आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होनी चाहिए, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज ही क्यों ना हो, क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो आइए हम इनमें ही देखते हैं कौन कंपाउंड सेंटेंस है और कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देखो इसमें एक ये रहा प्रिंसिपल क्लॉज, ये रहा सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी जब प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज आएंगी तो आपका कौन सा रहेगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कौन सा हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको देखें, इसमें रहा ये प्रिंसिपल क्लॉज रही, ये क्या रहा? आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। यानी इसमें दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कंपाउंड सेंटेंस। अरे भैया, कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज भी तो एक प्रकार की प्रिंसिपल क्लॉज होती है, बस उसका नाम प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए नहीं रखा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज आ चुकी थी, इसलिए इसको हमने बोल दिया कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे, इसमें क्या है? एक आपका प्रिंसिपल क्लॉज रही, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज रही, ये रही आपकी कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो ये कौन सा हो जाएगा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, हम जान गए, क्लॉज को भी अच्छे से जान लिया। क्लॉज 3 प्रकार की थी, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस भी 3 प्रकार के थे आपके, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनको भी हमने जान। आइए अब बात करते हैं फ्रेज के बारे में। क्या होता है फ्रेज? ए ग्रुप ऑफ वर्ड that has some sense but not a complete sense is called a phrase. Let's understand of this with the help of examples. फ्रेज क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना कुछ अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता है, फ्रेज कहलाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बोला, टू से समथिंग इज इजी। टू से समथिंग यानी कुछ कहना आसान है, इसका अर्थ ये हो गया। टू से समथिंग क्या है? एक फ्रेज है, कुछ कहना, इसका कुछ अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है। ये किस रूप में प्रयोग हुआ है? नाउन रूप में, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है यहाँ पे। यदि ऐसे लिखा होता, आई वांट टू से समथिंग, तो यहां पर भी ये जो टू से समथिंग है, ये क्या है? फ्रेज है। ये भी नाउन रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन फ्रेज। लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। बोला, बॉयज इन द कॉर्नर आर माई फ्रेंड्स। लड़के जो कोने में हैं मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये है। तो इन द कॉर्नर यानी कोने में, इसका कुछ अर्थ है लेकिन पूरा अर्थ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। इन द कॉर्नर किसके बारे में बता रहा है? लड़कों के बारे में। लड़के क्या है? नाउन। तो जो नाउन के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडजेक्टिव फ्रेज। बोला, बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इन द फील्ड क्या है? यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका कुछ अर्थ है यानी मैदान में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फ्रेज हो जाएगा। इन द फील्ड किसके बारे में बता रहा है? प्ले के बारे में बता रहा है। तो प्ले क्या है? यहाँ पे वर्ब है। जो वर्ब के बारे में बताएगा वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडवर्बियल फ्रेज। तो हमने देख लिया फ्रेज कैसे नाउन के रूप में कार्य करता है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है और एडवर्ब के रूप में कार्य करता है। आइए अब बात करते हैं ईडियम के बारे में। क्या होता है ईडियम? ए ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेज दैट हैज सम हिडन सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड ए ईडियम।
इडियम कहलाता है, यानी शब्दों का ऐसा समूह या फ्रेज जिसका अपना कुछ छिपा हुआ अर्थ होता है, क्या कहलाता है? इडियम कहलाता है। इडियम वर्ड इडियोमा से मिलके बना है, इसका अर्थ होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी इसके अर्थ को भी समझा देते हैं। समाज के कुछ उत्कृष्ट लोग थे, उन्होंने अपने आप को समाज से अलग दिखाने के लिए कुछ इनडायरेक्टली रूप में बोलना प्रारंभ कर दिया और उनके द्वारा बोली गई ये बातें इतनी ज्यादा फेमस हुई कि वो ग्लोबलाइज हो गई। फिर उसका एक नामकरण करना पड़ा और इसका नामकरण हुआ इडियम। तो आप समझ गए होगे इडियम क्या है, एक प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब आप लोग ये सोच रहे होगे हम लोग भी तो अपने लोकल सर्कल में कुछ भी बोलते रहते हैं तो उसको भी इडियम हो जाना चाहिए, लेकिन वो इडियम नहीं होगा। उसका रीजन ये है, आप जो कुछ भी इनडायरेक्टली रूप में अपने लोकल सर्कल में बोलते हो वो केवल आपके लोकल सर्कल तक ही सीमित है, वो ग्लोबलाइज नहीं है, इस कारण वो इडियम नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे बोल दिया आ व्हाइट एलिफेंट, इसका अर्थ ये नहीं है एक सफेद हाथी, इसका अर्थ है अ कॉस्टली थिंग, यानी एक मूल्यवान वस्तु। डायरेक्ट ऐसे बोल सकते थे एक मूल्यवान वस्तु, लेकिन उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ऐसे नहीं बोला एक मूल्यवान वस्तु, जबकि ऐसे बोल दिया अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है। जैसे दूसरा लिखा अ पाइप ड्रीम, इसका अर्थ ए पाइप ड्रीम क्या है? कोरी कल्पना से है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? एन इम्प्रैक्टिकल प्लान, प्लान। ठीक, और भी बहुत सारे हैं। जैसे बोला एचलीज हील, इसका अर्थ होता है कमजोर पक्ष, ये वीक पॉइंट होता है। तो और भी बहुत सारे हैं, ये आपको सीट में देते रहेंगे। जब हम वोकैब की सीट पढ़ाएंगे तो वोकैब की सीट में आपको इडियम भी मिलेंगे। तो इस प्रकार ये इडियम रहे। अब बात करते हैं प्रोवर्ब के बारे में। क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज सम हिडन सेंस इन इटसेल्फ एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन सोसाइटी एंड इट इज सेंटेंस फॉर्म इज कॉल्ड ए प्रोवर्ब। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस फॉर्म में होता है और जिसका कुछ अपना छिपा हुआ अर्थ होता है, क्या होता है? वो प्रोवर्ब होता है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ऐसे बोला माइट इज राइट, यानी इसका अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं। जैसे बोला ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, इसका अर्थ क्या है? अंत भला तो सब भला। और भी बहुत सारे हैं, ये आपको सीट में मिल जाएंगे। आप समझ गए होंगे इडियम क्या होता है, प्रोवर्ब क्या होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे इन फ्यूचर आपके लिए और भी अच्छी क्लास ला सकूं। और आपको इस क्लास की प्रिंटेड PDF नोट्स मिल जाएगी, जो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल दायित्व अकेडमी पर भी अपलोड करवा दी जाएगी। जहां से आपको सूटेबल लगे वहां से आप चीज़ों को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।